यूनिट थर्ड हमारी छोटी यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हमें बेसिकली दो टॉपिक कवर करने हैं, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। आज आपका आई थिंक रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन हो जाएगा, कल अपन डिसोल्यूशन लेंगे। यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। अब मैं पूछ रही हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर दो। क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? इट इज ऑप्शनल एंड वॉलंटरी? यस। क्या जरूरी है पार्टनरशिप फर्म को बिगिनिंग में ही रजिस्टर कराया जाए? बाद में कभी भी करा सकते हैं इन द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। क्या अनरजिस्टर्ड फर्म इलीगल होती है? तो फिर क्यों कराए रजिस्ट्रेशन? केस फाइल करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म में है, तो कैपेसिटी टू स्यू के लिए रजिस्टर कराना जरूरी होता है। कहां तक के? शुरू के यहां तक के एक बार पॉइंट पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक क्वेरी आई है, मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि वो पार्टनर से डील कर रही है? बेटा नेग्लिजेंट है, सक्षम। कहना चाहता है पॉइंट सिर्फ ये कि अगर थर्ड पार्टी लापरवाह है तो उसे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। जस्ट वांट टू से आपको रेमेडी तभी मिलती है जब आपको पता होता है कि आप पार्टनर से डील कर रहे हैं। लॉ सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता है हु इज विजिलेंट, जो जागरूक होते हैं। इसीलिए पढ़ाया जाता है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ये देखो रजिस्ट्रेशन कैसा है बेटा? ऑप्शनल, चाहो तो कराओ, चाहो तो मत कराओ। कैन बी डन एनी टाइम इन द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। इट इज डिजायरेबल कि आप रजिस्टर कराओ। क्यों? कैपेसिटी टू स्यू, केस फाइल करने की कैपेसिटी कब आती है? ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस। रजिस्टर कराना है तो कैसे रजिस्टर कराया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो जो पार्टनर्स अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं एक एप्लीकेशन बना के देंगे। अथॉरिटी का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। क्या नाम है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, राज्य सरकार का अधिकारी है, ठीक है। अब क्या हुआ? एप्लीकेशन के साथ भेजोगे एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखोगे हमारी फर्म का ये नाम है, ये बिजनेस करती है, ये इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ये हमारी ब्रांचेस हैं, ये हमारे पार्टनर्स की डिटेल है, और ये लो फीस। टाइम पीरियड है तो वो भी बता देंगे, ठीक है। साथ में क्या जानी जरूरी है? फीस। फीस गई किसके पास? अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब वो दो चीजों की चेकिंग करेगा। क्या चेक करेगा? इस नाम से ऑलरेडी कोई फर्म चल तो नहीं रही है, इस नाम से ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फर्म तो नहीं है। पहली तो चीज वो ये चेक करेगा, इस नाम से कोई एग्जिस्टिंग फर्म तो नहीं है, और अगर है तो वो अलाउ नहीं करेगा। क्यों? पब्लिक के माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, वो चेक करेगा कि फर्म के नाम में ऐसा कोई वर्ड तो नहीं आ रहा, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्पीरियल, क्राउन, है ना, इस तरीके के वर्ड्स प्रोहिबिटेड है। ऐसा कोई भी वर्ड जिससे ये लगे दैट फर्म इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और द फर्म इज स्पॉन्सर्ड बाय अ रॉयल फैमिली is prohibited in the name of the firm unless and until you take the permission from state government। जब तक कि आप राज्य सरकार की अनुमति नहीं ले देते तब तक इस तरीके के वर्ड्स आप फर्म के नाम में यूज नहीं करते। तो भाई वो चेक करेगा इस तरीके के कोई नाम तो नहीं आ रहे फर्म के नाम में। अगर आ रहे हैं तो मना कर देगा। फिर क्या करेगा? अगर इसको लगता है हर चीज बिल्कुल सही है, इफ ही इज सेटिस्फाइड, विल डू टू थिंग्स। क्या काम करेगा? सबसे पहले तो इसके पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसको बोला जाता है रजिस्टर ऑफ फर्म। रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर वो एंट्री करेगा, इस दिन मैंने इस फर्म का रजिस्ट्रेशन किया था, इस दिन मैंने इस फर्म का रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री कर देगा, प्लस आपकी फर्म को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी कर देगा। आपको पता है ये एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद स्टेटमेंट आगे जाके डीड बनने वाला है। ये एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द स्टेटमेंट आगे जाके डीड बनेगा। रजिस्टर करा रहे हो भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फिर इसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, इंडियन स्टैंप के एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। ये जो आप डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन भेज रहे हो, स्टेटमेंट भेज रहे हो, पर्सनली भी दे सकते हो और बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। किसको भेजोगे? उस एरिया के रजिस्ट्रार को जहां आपकी फर्म बिजनेस करती है, उस एरिया के रजिस्ट्रार को जहां आपकी फर्म बिजनेस करती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपकी फर्म रजिस्टर हो गई तो किस दिन से रजिस्टर्ड मानी जाएगी? जिस दिन आपने
एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और भर दिया और भेज दिया किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, बिकॉज रेस्ट ऑल द वर्क इज रूटीन ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। ऑप्शनल है भाई, रेस्ट ऑल द वर्क इज रूटीन ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। अगर रजिस्टर हो गई तो किस दिन से? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आपका पूछा जाए व्हाट इज द कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन? सर्टिफिकेट। कॉन्क्लूसिव एविडेंस हमेशा क्या होगा? सर्टिफिकेट। याद रहेगी चीज, कॉन्क्लूसिव एविडेंस हमेशा सर्टिफिकेट। दो सेक्शन है 58, 59, दो सेक्शन है 58 और 59। 58 में एप्लीकेशन जाती है, 59 में रजिस्ट्रार दो काम करेगा, एक तो एंट्री कर देगा रजिस्टर ऑफ फर्म में, दूसरा सर्टिफिकेट जारी कर देगा। दो आएंगे सेक्शन 58, 59। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताओ बेटा? तो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है। अभी एक क्वेरी आई थी, और अक्वायर का मतलब परचेज होता है। यस, बिल्कुल सही। अक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद आ रहा है? अक्वायर मतलब परचेज है, ट्रांसफर मतलब सेल है, ट्रांसफर मतलब सेल है। तो अब इसको एक बार दोबारा देख लो। पार्टनर्स जो अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं, एप्लीकेशन देंगे, किसको देंगे? अथॉरिटी का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। साथ में स्टेटमेंट जाएगा कि भाई हमारी फर्म का ये नाम है, ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, ब्रांचेस है, पार्टनर्स की डिटेल, ड्यूरेशन अगर है तो। भाई पार्टनरशिप एट विल है तो नहीं होगी ना, तो है तभी देंगे। और फीस किसके पास पहुंच गई? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। फीस आनी जरूरी है, उसके बिना यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। राज्य सरकार का अधिकारी, अभी बताया मैंने आपको, अंडर द टेबल ब्राइब ना देनी पड़े, वही बहुत बड़ी बात है। किसी ने पासपोर्ट वगैरह बनाया हो तो आइडिया होगा, चलो मैं नहीं जाऊंगी आउट ऑफ लीग। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म दो चीजों को चेक करेगा। पहला चेक करेगा इस नाम से ऑलरेडी कोई फर्म चल तो नहीं रही है, शुड नॉट रिजेंबल एग्जिस्टिंग फर्म्स नेम। फिर फर्म के नाम के अंदर किंग, क्वीन, रॉयल ऐसा कोई वर्ड तो नहीं आ रहा जिससे ये लगे कि फर्म स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है या फिर स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल फैमिली, प्रोहिबिटेड। सेटिस्फाई हो गया, दो काम करने हैं, रजिस्टर में एंट्री कर देगा, दूसरा सर्टिफिकेट जारी कर देगा। अगर फर्म रजिस्टर हुई तो किस दिन से? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या है? सर्टिफिकेट। याद है क्या? और जो सिग्नेचर किए जाते हैं ना बाय ऑल द पार्टनर्स, वो वेरीफाई भी होते हैं। वेरीफाई कैसे करोगे? बाय एफिडेविट, शपथ पत्र। सुना है कि जो कुछ लिखा है मेरी जानकारी में बिल्कुल सही है, ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, वेरीफाई होते हैं सिग्नेचर। चलो अब इसी चीज को एक बार करवा देती हूँ आईसीआई से। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म सेक्शन नंबर 58। मैंने कहा था 58 में जाएगी एप्लीकेशन, 59 में रजिस्ट्रार वाला काम होगा। ठीक है, 58 में क्या दिया हुआ है वो देखो एक बार, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में बी इफेक्टेड एनी टाइम, कभी भी करा सकते हो। क्या करना है? डॉक्यूमेंट या तो पोस्ट से भेज दो या फिर खुद डिलीवर कर दो। किसको? उस एरिया के रजिस्ट्रार को जहां पर आपकी फर्म बिजनेस करती है, उस एरिया के रजिस्ट्रार को जहां पर आपकी फर्म बिजनेस करती है। साथ में क्या भेजोगे? स्टेटमेंट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। साथ में क्या जानी चाहिए? फीस। क्या क्या चीजें बताओगे स्टेटमेंट में? आपकी फर्म का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, ब्रांचेस की डिटेल, याद आ रहा है, पार्टनर्स की डिटेल, किस दिन से वो पार्टनर बने। देखो एनी अदर प्लेसेस वेयर फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, ब्रांचेस ही तो है। फिर क्या हुआ, किस दिन पार्टनर ज्वाइन हुए, उनके नाम, एड्रेस वगैरह, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने समय के लिए आपने फर्म बनाई, अगर है तो बता दो। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड। इस स्टेटमेंट के ऊपर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, चाहे तो वो खुद करे चाहे उनका ऑथराइज एजेंट भी कर सकता है।
जो काम आप अपने खुद का एजेंट के माध्यम से कर रहे हो क्या माना जाता है? आपने खुद ने किया, यही बोलते हैं ना। अब क्या हुआ, जो पर्सन साइन कर रहा है उसे वेरीफाई भी करेगा कि जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ लिया सब कुछ, या जो भी हम इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास फाइल कर रहे हैं ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, हमारी जानकारी में बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर दिया। फर्म के नाम में इन तरीके के वर्ड्स नहीं आने चाहिए, जैसे अभी पढ़े थे, कोई भी ऐसे वर्ड जिससे ये लगता है कि सैंक्शन या अप्रूवल या पैट्रोनेज है किसका? गवर्नमेंट का। एक्सेप्ट वेयर किसकी परमिशन ले लो? स्टेट गवर्नमेंट। परमिशन ओरल नहीं चलेगी, कैसी होनी चाहिए? रिटन। परमिशन कैसी होनी चाहिए? इन राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आया एनालिसिस पार्ट। वैसे तो मैंने मेन करवा दिया, एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आप सीधे आ जाओ सेक्शन नंबर, करवा दूं क्या? एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। एनालिसिस पार्ट की रीडिंग। रजिस्ट्रेशन क्या था? ऑप्शनल, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ, जरूरी नहीं है आप बिगनिंग में कराओ, कभी भी करवा सकते हो। When the partner decide to get the firm registered, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, ये यहाँ एनालिसिस में दिया है लेकिन ये पार्ट किसका है? 59 का। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, सारी चीजें पूरी हैं, तो क्या करेगा? एंट्री डालेगा स्टेटमेंट की, किसमें? रजिस्टर ऑफ फर्म में। इसके बाद कोई चेंजेस होते हैं तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। खैर मेन चीज वहां कवर हो गई थी, तो एनालिसिस पार्ट ना करना चाहो तो मत करना, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आ गए सेक्शन 59 पे। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि सेक्शन 58 पूरा फॉलो हो गया, एंट्री करेगा किसमें? रजिस्टर में। क्या नाम है इसका? रजिस्टर ऑफ फर्म। कर देगा एंट्री, और फर्म रजिस्टर्ड हो गई तो उसके नाम के आगे लिख दिया जाता है रजिस्टर्ड। फर्म रजिस्टर्ड हो गई तो उसके नाम के आगे क्या यूज करेंगे? रजिस्टर्ड, है ना। अब देखो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, रिपीटिशन आएगा एनालिसिस में, कुछ चीजें नहीं आएंगी। देखो क्या है, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, सेक्शन 58 फॉलो हो गया, रिकॉर्ड करेगा एंट्री किसमें? रजिस्टर में। क्या नाम है? रजिस्टर ऑफ फर्म। देन क्या जारी कर देगा? बताया था आपको। रजिस्ट्रेशन किस दिन से कंप्लीट होता है? एप्लीकेशन फॉर्म, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट ऑल वर्क, रूटीन ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार, पढ़ा था। देखो किस दिन कंप्लीट मानेंगे? एज सुन एज द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस नेसेसरी डिटेल्स के साथ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री रूटीन ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। अगर रजिस्टर हुआ तो किस दिन से? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। याद रहेगा बेटा? क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ एन एंट्री? एंट्री रिकॉर्ड करना सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ऑप्शनल है ना। वैसे साथ में पहुंच गए, चेकिंग हो गई। अगर रजिस्टर्ड हो गई तो किस दिन से मानोगे? जिस दिन एप्लीकेशन दी थी। बाकी सारा काम क्या है? एक औपचारिकता मात्र है, रूटीन ड्यूटी है। आगे क्या बोला? ये बताते चलो। इसके लिए पहले एक सवाल का जवाब दो। एक फॉर्म अनरजिस्टर्ड, ठीक है, उसने केस फाइल कर दिया किसी थर्ड पार्टी एक्स के खिलाफ। लॉ की जानकारी थोड़ी कम थी बंदों को, केस कर दिया। लॉयर अपॉइंट करने गए, लॉयर अपॉइंट करने गए तो लॉयर ने बोला कि भाई आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, आप केस फाइल नहीं कर सकते, ये तो डिफॉल्टर हो गए, ठीक है। तो अब लॉयर जो है वो क्या एडवाइस देगा उस फर्म को? पहले तो डिफॉल्ट को सही करो ना, विड्रॉ द केस। अनरजिस्टर्ड फर्म में केस नहीं कर सकती, आपने केस फाइल कर दिया, वापस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा बताओ? पहले तो केस को वापस लो, फर्म को कराओ रजिस्टर, देन रीफाइल द केस, देन रीफाइल द केस। अब पढ़ लो ये दो लाइनें, समझ आ जाएंगे। पहले विड्रॉ द सूट, गेट द फर्म रजिस्टर्ड, फाइल अ फ्रेश, यही है, ये ऑप्शन है। जो ट्रांजैक्शन होता वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। केस फाइल करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कभी भी करा सकते हो, अभी पढ़ा था। एनी टाइम इन द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म, जब जरूरत लगे केस फाइल करना है, पहले रजिस्टर करा लो। ये जरूरी नहीं है कि उस ट्रांजेक्शन के टाइम तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड हो, केस फाइल करने से पहले पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बस यही देखा जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बताओ बेटा, आई थिंक समझ आया यहाँ तक। अब इसके बाद में बोलोगे मैम ऑप्शनल है, ये पेनल्टी क्यों दे रखी है?
फालतू की पेनल्टी। खैर क्या है देखो भाई, एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया आपने, सेक्शन 58 के अंदर आप कवर हो गए भाई, आप जाओ ही मत रजिस्ट्रेशन के लिए, इट्स ओके, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रार को आपने टाइम लिमिट के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए, अगर कुछ गड़बड़ है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, रजिस्ट्रार मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। अब आप उसको टाइम लिमिट के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, तब लगेगी ये पेनल्टी। और पेनल्टी कितनी लगेगी? 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ। 6 महीने से ऊपर होते ही 1 साल मान लिया जाएगा, राउंडिंग करेंगे, 100 रुपीज पर ईयर और पार्ट देयर ऑफ। जितने सालों तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, पेनल्टी इकट्ठी होती जाएगी। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म not sent or delivered to registrar within the time specified, then firm may be registered on the payment to the registrar of penalty of 100 rupees per year of delay or part thereof. फ्यूचर में कभी भी रजिस्टर कराओगे ना, जो अधूरा काम बीच में छोड़ा है ना, उसकी पेनल्टी लगेगी। अथॉरिटी का टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा, 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और अ पार्ट देयर ऑफ। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड करता है कि आपकी उसकी कैपिटल कितनी है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट होती है, जो भी करवाते हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं कि जनरल फीस है। ये चीज इन्होंने शॉर्ट में दे दी यहाँ पर कि भाई ऐसा नहीं करोगे, अगर टाइम पीरियड पे डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए तो पेनल्टी देनी है 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ। निग्लिजिबल चांसेस, आपसे पेनल्टी नहीं पूछेगा क्योंकि ऑप्शनल है। समझ रहे हो बात मेरी? ऑप्शनल है, कराना जरूरी नहीं है, तो पेनल्टी क्यों बताएगा वो आपको? एक बार रीडिंग बस इतना दिमाग में रख लेना, 100 रुपीज पर ईयर और पार्ट देयर ऑफ, बस, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो टॉपिक लेने जा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और है क्या देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, सेक्शन नंबर 69। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी आता है। इस यूनिट में रजिस्ट्रेशन टॉपिक पे प्रैक्टिकल बना तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या कहना चाह रही है हेडिंग, पहले तो ये सुनो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक तरीके से क्या बोलना चाहती हूँ, लिख लो, डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म क्या क्या काम नहीं कर सकती। डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म क्या क्या काम नहीं कर सकती, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले क्या ले रहे हैं देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बाद में आप यहाँ से देखना एक बार। सबसे बड़ी डिसेबिलिटी क्या है अनरजिस्टर्ड फर्म की, केस फाइल नहीं कर सकते। उसके 3 पॉइंट बनेंगे। फर्म थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा कर सकती है। फर्म थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। थर्ड पार्टी हमेशा आप पे केस फाइल कर सकती है। फर्म पार्टनर पर, पार्टनर्स फर्म पर केस फाइल नहीं कर सकती। फर्म थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकती, पार्टनर्स फर्म पर और फर्म पार्टनर्स पर केस फाइल नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, नो मैटर योर फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। प्लस 100 रुपए से ऊपर का सेट ऑफ या एडजस्टमेंट कराना है तो फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इससे ऊपर का है सेट ऑफ अगर कराना चाहते हो 100 रुपीज से, तो फिर आपको क्या होना चाहिए, आपकी फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेट ऑफ अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार रीडिंग लगा लो। नो सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अनरजिस्टर्ड फर्म है तो फर्म या पार्टनर्स थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। पार्टनर्स कैन नॉट sue द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, पार्टनर फर्म पे, फर्म पार्टनर्स पे केस फाइल नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। 100 रुपए से ऊपर का सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अब ये सेट ऑफ क्या होता है वो समझा रही हूँ, एक बार देखो।
नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो एडजस्टमेंट। कैसे? एक फर्म है, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है। फर्म को प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर 5 लाख रुपीस का लॉस था, ठीक है। करंट ईयर में फर्म को 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। फर्म तुम्हारी कैसी है? अनरजिस्टर्ड। तो इसे पूरे के पूरे 8 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पूरे के पूरे 8 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यही फर्म अगर आपकी कैसी होती, अब ये क्या बोलती है, इस साल 8 लाख का प्रॉफिट है तो क्या हुआ, पिछले साल 5 लाख का लॉस भी तो था, मैं तो सिर्फ बैलेंस 3 लाख पे ही टैक्स दूंगा। एडजस्ट करा रहे हैं? ये एडजस्टमेंट की पावर कब आएगी? जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड, जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड है। मैंने आपको एक जनरल वर्ड बताया, सेट ऑफ। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताती हूँ, वो सुनो। एक थर्ड पार्टी ने फर्म के खिलाफ केस फाइल किया और वो थर्ड पार्टी, आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया आपकी फर्म के ऊपर कि आपको हमें, फर्म को हमें 10 लाख रुपए देने हैं। फर्म ये कहना चाहती है कि हमें भी इनसे 6 लाख रुपए लेने हैं, सेट ऑफ करवाना चाहती है। करवा सकती है? सिर्फ तभी करवा सकती है जब फर्म रजिस्टर्ड हो। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। सेट ऑफ का मतलब है एडजस्टमेंट। सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट। तो सेट ऑफ 100 रुपीज से ऊपर का होगा तो तभी हो सकता है व्हेन द फर्म इज रजिस्टर्ड। क्लियर है क्या? बताओ बेटा। ये हमने बताया। एक और चीज बताते हैं, देखो। एक फर्म केस फाइल करना चाहती है, 2 चीजें पूरी होनी चाहिए। एक फर्म केस फाइल करना चाहती है, 2 चीजें पूरी होनी चाहिए। पहले आपके दिमाग में आई थिंक ऑलरेडी है, फर्म शुड बी रजिस्टर्ड, सही है। दूसरा, जो पार्टनर केस फाइल कर रहा है उसका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एज अ पार्टनर शो होना चाहिए। पहली चीज, आपकी फर्म क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड। दूसरा, जो पार्टनर केस फाइल कर रहा है उसका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एज अ पार्टनर शो होना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी फर्म केस फाइल कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। अब दे रखे हैं इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? देखो, इन केसेस में चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो, चाहे आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड हो, अब जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ ये आपकी दोनों तरीके की फर्म्स पर एप्लीकेबल है, वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है? देखो, थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, नो मैटर योर फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट। आउटसाइडर की गलती नहीं है भाई, समझ आई चीज की नहीं? बताओ। आउटसाइडर हमेशा केस फाइल कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, डिसोल्यूशन के केस में जब आपकी फर्म खत्म हो रही है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनर्स फर्म पे, फर्म पार्टनर्स पर केस फाइल कर सकती है। नॉर्मल डिसेबिलिटी में पढ़ा था, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पार्टनर्स फर्म पे और फर्म पार्टनर्स पर केस फाइल नहीं कर सकती। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में ये डिसेबिलिटी रिमूव हो जाती है, उस केस में फर्म पार्टनर्स पर और पार्टनर्स फर्म पर केस फाइल कर सकते हैं, ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। समझ आ गई बात? तीसरी चीज, अगर एक बंदा हो गया, एक पार्टनर हो गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट, कोर्ट का ऑफिसर अपॉइंट होगा, क्या बोलते हैं उसको? ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनमेंट। अब वो क्या करेगा? वो इंसॉल्वेंट का जो हिस्सा बनता है फर्म में मांगेगा कि नहीं मांगेगा, और अगर उसे नहीं दिया तो वो केस फाइल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो तो केस फाइल कर सकता है, क्यों? कोर्ट का अधिकारी है भाई। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी कैन sue, नो मैटर योर फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ अप टू ₹100, 100 रुपए तक का सेट ऑफ तो अनरजिस्टर्ड फर्म भी कर सकती है, रजिस्टर्ड तो कर ही सकती है, अनरजिस्टर्ड भी कर सकती है, बट ये सिर्फ एक नॉमिनल वैल्यू रह गई। 100 रुपए से ज्यादा के खर्चे तो ऑटो वाला ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बताओ। बस एक नाम मात्र की लिमिट चलती आ रही है 100 रुपीज, बस।
चेंज करना नहीं चाहते लॉ में, मेहनत लगती है ना, अमेंड करना पड़ता है ना। करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन देखा जाए तो 100 रुपीज का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बैठता। एक पॉइंट तुम्हें बेटा ऐड करना पड़ेगा, इसे इन्हें बाद में बताया था। पॉइंट नंबर 5 डालो। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन sue. In case of death of a partner, legal representative can sue no matter your firm is registered or not. कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। क्या चीज दी हुई है देखो, इसमें एक बार दोबारा रिवाइज करवानी हो पूरा सेक्शन 69, क्योंकि आप किससे कराऊंगी, आईसीआई से। देखो नॉर्मली बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, आप चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ, बट द डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म हैव अ प्रेशर फॉर रजिस्ट्रेशन। डिसेबिलिटीज की वजह से फर्म के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप रजिस्टर करवा लो। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 69 ने हमें बताया फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनर फर्म पे नहीं कर सकता, फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, और 100 रुपए से ऊपर का सेट ऑफ अलाउड नहीं। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब फॉलोइंग्स आर नॉट इफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। इन चीजों पे नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला, थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है। डिसोल्यूशन के केस में पार्टनर फर्म पे फर्म पार्टनर्स पर केस फाइल कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में ऑफिशियल रिसीवर केस फाइल कर सकता है। डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर सकता है। और वन एंड द लास्ट वन कौन सा, सेट ऑफ अप टू ₹100, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, दोनों फर्म कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इसको। नहीं, कैसी भी पार्टनरशिप हो, अगर खत्म हो रही है ना तो ये राइट आ जाएगा। भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे आप लॉजिकली सोच के देखो, हर पार्टनर अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेगा, जो भी उसका फर्म में बनता है बंटवारा होगा, पूरा असेट्स को बेचा जाएगा और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तब वहां तो कोई ना कोई अगर डिस्प्यूट हुई और हम उन्हें राइट भी नहीं दे रहे केस फाइल करने का, तो गलत हो जाएगा ना। वहां तो कंसेंट चाहिए ही नहीं, वहां तो एक अकेला पार्टनर भी खत्म कर सकता है। वहां पॉइंट ये था कि डिसोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस करा लो, और अगर अदर पार्टनरशिप है तो बाय कंसेंट ऑफ ऑल करा लो। हम तो कह रहे हैं किसी भी तरीके से हुआ हो इन दोनों में से, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनर फर्म पे फर्म पार्टनर पे केस फाइल कर सकते। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो सुनो। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। कैसे आएगा क्वेश्चन, ये देखो यहाँ से, ऑल्दो द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी येट द कॉन्सिक्वेंसेज और डिसेबिलिटीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हैव अ पर्सुएसिव प्रेशर फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टेट द डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म क्या क्या नहीं कर सकती वो बताइए। क्या देखे आना है, सेक्शन 69। ऐसे पूछेगा बेटा, डायरेक्ट नहीं आएगा, इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि कॉन्सिक्वेंसेस करके हमसे हेडिंग पूछेगा, नहीं पूछेगा, ये स्टेटमेंट देगा। अभी तक जितनी बार भी आया है स्टेटमेंट से पूछा उसने। क्या है आगे देखो, डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं वो सुनो। सबसे पहला, नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। फर्म या पार्टनर्स थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। सिर्फ कब कर सकते हैं, दो चीजें पूरी हो तभी केस फाइल होता है। फर्म कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। दूसरा, जो केस फाइल कर रहा है उस पार्टनर का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एज अ पार्टनर शो होना चाहिए। याद आ रहा है, अब पढ़ो इसे। फर्म और एनी अदर पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ठीक है, अनलेस फर्म कैसी हो, रजिस्टर्ड, एंड द पर्सन suing
हैव बीन शोन इन रजिस्टर ऑफ फर्म एज पार्टनर्स इन द फर्म। ये दो चीजें जरूरी होनी है, अदरवाइज केस फाइल नहीं होता। साफ साफ बोला आगे, इन अदर वर्ड्स रजिस्टर्ड फर्म कैन ओनली फाइल अ सूट एंड पर्सन सुइंग हैव बीन नेम्ड इन रजिस्टर्ड एज पार्टनर्स। ये बताया था मैंने, दो जरूरतें पूरी होती हैं तभी केस फाइल किया जा सकता है। नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। थर्ड पार्टी ने फर्म के अगेंस्ट केस फाइल किया। फर्म जो है वो कहना चाहती है कि हमें भी आपसे 6 लाख लेने हैं, एडजस्ट कराना चाहती है। सिर्फ तभी करा सकती है जब फर्म कैसी हो, रजिस्टर्ड। 100 रुपीज से ऊपर का सेट ऑफ सिर्फ कौन करा सकता है, रजिस्टर्ड फर्म। अब पढ़ो, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के अगेंस्ट केस फाइल किया, ना तो फर्म ना ही उसके पार्टनर सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं अगर वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज से ज्यादा है। अप टू 100 तो अनरजिस्टर्ड फर्म भी कर सकती है ना। नेक्स्ट क्या आया, अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर। ये वो वाला पॉइंट है, पार्टनर फर्म पे, फर्म पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकते। एक्सेप्शन में एक चीज आई थी, डिसोल्यूशन पे कर सकते हैं, पढ़ा था, डिसोल्यूशन में किया जा सकता है। पढ़ो इसे, अ पार्टनर ऑफ अ अनरजिस्टर्ड फर्म इज प्रीक्लूडेड, प्रीक्लूडेड मतलब प्रोहिबिटेड, prohibited from bringing legal action against the firm or any other person, but such a person may sue कब, in case of dissolution of the firm, for accounts, for realization of share when the firm is dissolved। मतलब in case of dissolution पार्टनर्स फर्म पे, फर्म पार्टनर्स पे केस फाइल कर सकती है। क्लियर है क्या बेटा, बताओ, समझ आ गई ये चीज? डिसोल्यूशन के केस में अलाउड है और थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। यही 4 पॉइंट पढ़े थे, इन्होंने यहाँ क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको यहीं तक देना है, एक्सेप्शन पूछे जाए तो दिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं देने। आईसीआई के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर सिर्फ कहां तक आया है, यहां तक, तो आपको भी कहां तक देना है, यहीं तक देना है। ठीक है, आईसीआई के पीछे क्वेश्चन देख लेना, मिलेगा थ्योरी क्वेश्चन। अब देखो यहां पर एक्सेप्शंस। पहला, थर्ड पार्टी हमेशा केस फाइल कर सकती है, आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो। पार्टनर्स स्यू कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, चाहे तो असेट्स के लिए करें, चाहे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए करें, चाहे रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए करें। डिसोल्यूशन के केस में केस फाइल किया जा सकता है। तीसरा, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर जो कोर्ट का ऑफिसर है, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो ये केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, सेट ऑफ अप टू ₹100। इसको देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर्स ऑफ द डिसीज पर्सन। डेथ के केस में एलआर केस फाइल कर सकते हैं, यही पढ़ा था आपने। एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये वाला, भाई मेरी क्लास नहीं है, अगर आप 5 मिनट दे सकते हो तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना डिसोल्यूशन रहेगा। आपकी इसके आगे भी क्लास नहीं है ना, 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट, तो ये बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, आगे अपन डिसोल्यूशन का टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे। रजिस्ट्रेशन अभी अभी जो तुमने पढ़ा है ना वही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मुझे आंसर करना। मैं पूछ रही हूँ क्या है, देखो, एक फर्म है जिसका नाम है ए एंड कंपनी, इसे रजिस्टर कराया गया है 2017 में। उस समय कौन कौन पार्टनर थे, ए, बी और सी। 2018 में ए की डेथ हो गई। 2019 में बी और सी ने केस फाइल किया है एक थर्ड पार्टी एक्स के खिलाफ, फर्म के नाम से किया है, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराए बिना किया है। पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है, वेदर द केस इज मेंटेनेबल और नॉट, क्या केस फाइल किया जा सकता है या नहीं। भाई 2 कंडीशन याद करो, फर्म होनी चाहिए, रजिस्टर्ड है या नहीं है, बताओ। है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2017 में फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, दूसरा, जो केस फाइल कर रहे हैं उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्टर में एज अ पार्टनर शो होना चाहिए। बी और सी का नाम रजिस्ट्रार के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो द केस इज मेंटेनेबल।
सो द केस इज मेंटेनेबल। और अच्छे से याद करना, इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ तो पब्लिक नोटिस की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी क्या माना जाता है, जैसे ही डेथ हो गई काम खत्म, आगे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं आती। ये समझ आई पहली चीज। इन्होंने क्या बोला, मैं ये बता रही हूँ आपको, अगर रजिस्ट्रेशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 99.9% इस तरीके का आएगा। आईसीआई का ही एग्जाम्पल है, रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक पे अगर आया ना तो ऐसा आएगा। तो मैं एक बार कोशिश कर रही हूँ आपको वर्ड बाय वर्ड समझाने की, ठीक है? बाकी आपको 69 की दो कंडीशंस तो याद होनी ही चाहिए कि फर्म कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर, और दूसरा केस कौन पार्टनर कर रहे हैं, जिनका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एज अ पार्टनर शो हो रहा हो। अब क्या लिखा हुआ है देखो, एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म, ऐसी रजिस्टर्ड फर्म जिसका बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन बाय डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनर की डेथ के बाद भी वो फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है। कैन अ सूट बी फाइल्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, क्या बाकी पार्टनर्स केस फाइल कर सकते हैं विदाउट नोटिफाइंग टू रजिस्ट्रार ऑफ द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बिना रजिस्ट्रार को चेंजेस के बारे में बताए, ठीक है? इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसीजन दिया गया, remaining partners should sue in respect of subsequent dealing even though the firm was not registered again, no notice of partner was given to the registrar। क्यों? क्योंकि मामला किसका है, डेथ का। no need to give public notice, no need to give public notice। इसको बहुत इजी वे में एक लाइन में बोला जा सकता था कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, बाकी पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं और थर्ड पार्टी पे फर्म केस फाइल करती है, तो केस मेंटेनेबल है बिकॉज नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ डेथ, ठीक है? आगे क्या बोलेगा देखो, टेस्ट अप्लाइड, क्या टेस्ट लगाया जाता है कि ये दो रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं हुई। पहली रिक्वायरमेंट, सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कैसी होनी चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड। पहला पॉइंट समझ में आया, केस वो फर्म फाइल करेगी जो कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। दूसरा, पर्सन सुइंग हैज बीन शोन एज पार्टनर इन रजिस्टर ऑफ फर्म, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए द सूट इज इन द केस बाय बीएनसी अगेंस्ट द एक्स इज मेंटेनेबल। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें पूरी हो रही हैं। हमारी फर्म भी रजिस्टर्ड है, 2017 में हुई, और बी और सी का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में भी आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो गई, सो द केस इज मेंटेनेबल। क्लियर है बेटा? अब देखो इसी का अगला पार्ट, क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का क्या, दो पार्ट आएंगे, एक तो पहले वाला हो गया, अब इसी में आएगा आगे लिख करके, इफ इन द अबव एग्जांपल व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, अगर 2019 में बी और सी ने एक नए पार्टनर डी को एडमिट किया होता और केस फाइल किया होता विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब बोलो, अब नहीं कर पाते, क्यों? पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, फर्म तो रजिस्टर्ड है, दूसरी नहीं हो पा रही। जो केस फाइल कर रहे हैं उनका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एज अ पार्टनर शो होना चाहिए। अब किसी का दिमाग उल्टा चल रहा हो तो वो भी क्लियर करते हो, सुनो। बी और सी ने केस फाइल किया, मैम डी ने थोड़ी ना किया, सुनो बी और सी ने केस फाइल किया, डी ने थोड़ी ना किया। अरे भाई यहाँ पे वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन है, म्यूचुअल एजेंसी, दे आर रिप्रेजेंटिंग डी ऑल्सो, और डी का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नहीं है, सो दैट्स व्हाई द केस इज नॉट मेंटेनेबल। अब पढ़ो इसका आंसर, वेयर अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट इज टू बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार, जिससे वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इस नोटिस को अपने रजिस्टर में। अगर आप बता दोगे रजिस्ट्रार को तो वो क्या करेगा, नाम ऐड कर देगा अपने रजिस्टर में, बताने कोई तो बोला है। Therefore, firm cannot sue as D's name is not been entered in the register of the firm। देखो आईसीआई को भी डाउट लगा, कहीं बच्चा मिस इंटरप्रेट ना कर ले, बी और सी ने तो केस फाइल किया है, डी ने थोड़ी ना किया है, क्या जरूरत है उसका नाम आए, है ना? अब इन्होंने खुद ने बताया, देखो, इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट इन द सेकेंड रिक्वायरमेंट पर्सन suing means person in the sense of individual whose name appear in the register as partner and who must be all the partners। बी और सी डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डी का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नहीं है,
दैट्स व्हाई द केस इज नॉट मेंटेनेबल। क्लियर है क्या बेटा, बताओ। प्रैक्टिकल आएगा तो वो इस पे आएगा, ठीक है। किसी की क्वेरी है ऑनलाइन, बताओ बेटा एक बार। एनी अदर क्वेरी? सक्षम कोई क्वेरी? चंद्र प्रकाश, अर्पण? हाँ, मिक्स करके लूंगी मैं। 3 आवर्स की है, कंपनी बढ़ेंगे। मैम अगर डी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो बेटा, अगर पार्टनर है तो रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी लगती है सक्षम। 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म की करेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल एजेंसी। अगर माइनर मेजर होने के बाद पार्टनर बनने से मना कर दे तो बेनिफिशियरी रहेगा क्या? नहीं बेटा, उसके बाद है उसका जो है जो भी राइट्स और लायबिलिटीज है, इट विल कम टू एन एंड। उसको चूज करने का मौका दिया था कि पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं। एनी अदर क्वेरी? एनीवन? अर्पण कोई क्वेरी? संडे को क्लास होगी बेटा लॉ की, अपन कंपनी से स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, तो चलो फिर क्लास एंड करते हैं अगर क्वेरी नहीं है तो।